हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों हम काफी सारे अपलोड कर चुके हैं। उन सभी को आप लोग आशा करते हैं देख लिए होंगे। दोस्तों अभी चुप बैठने का समय नहीं है, अभी पढ़िए, जितना क्वेश्चन मिले उतना देखिए, रिविजन कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए। देखिए जितने सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं बस बार बार उसको देखिए, रिविजन कीजिए, ताकि एग्जाम में देखिए कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप एक बार देख के जाते हो तो कंफ्यूजन होना लाजमी है, इसलिए आप उसको देखिए बार बार जब भी वक्त मिलता है। अभी बैठने का, सोने का, चुप रहने का समय नहीं है। आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो और रिवीजन करो। सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आप पढ़े हो पहले उसको रिवीजन करो, मॉडल पेपर रिवीजन करो। आज सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों मॉडल पेपर रिवीजन करने का। सेकंड टर्म के चक्कर में फर्स्ट टर्म को मत भूल जाना, फर्स्ट टर्म को जरूर पढ़ना आप लोग। और उससे भी आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं दोस्तों आप लोगों का मॉडल पेपर जो स्पेशल क्वेश्चंस है वो चुन चुनकर एक आप लोग का रिवीजन वीडियो टाइप का बना दो। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा, मैं उस टाइप का बना दूंगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव जो मॉडल पेपर से रहेंगे और 40 सब्जेक्टिव जो और 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल पेपर से रहेंगे। जैसे सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसी प्रकार का और एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिससे आप लोग का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए आप लोग अगर चाहते हैं, क्यों ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, उसमें देख लीजिएगा तो तुरंत रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक शायद नहीं बताया था, तो सभी को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन करें। तो दोस्तों वैश्वीकरण का हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इस पर मैंने वीडियो बता ही दिया आप लोग को। जब मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, हमारे देश में आकर फैक्ट्री स्थापित करती है, फिर वहाँ पर सामान बेचती है, मतलब क्या वैश्वीकरण मतलब क्या, विदेशों के जैसे हमारा देश भी विदेश में जाकर सामान बेच सकता है। तो इसी प्रकार जो एकीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। क्या है, देखिए वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। क्या हुआ सुनिए, जब 19वीं सदी में यूरोपीय जब भारत आए उस वक्त भारत के मसाले विभिन्न देशों में निर्यात मतलब ले जाए जाते थे। तब दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाएं, और दक्षिण भारत के किसानों को कहा जाता है कि तुम ये फसल उगाओ, ये मसाले उगाओ। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। पता है आप लोग को कि पूरे विश्व को मसाला जो है भारत ही यहाँ से निर्यात करता है। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौती खड़ी हुई। क्या हुआ, देखिए 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौती खड़ी हुई। क्या, देखिए जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि को सरकार की तरफ से अधिक सहायता देती। देखिए वैश्वीकरण मतलब क्या, अब बाहर के देश भी हमारे देश में आकर व्यापार कर सकते थे, यही का मतलब वैश्वीकरण होता है, ठीक है, कि बाहर के देश भी हमारे देश आकर व्यापार कर सकते हैं, हम लोग जाकर बाहर में व्यापार कर सकते हैं। तो जब वैश्वीकरण हुआ तो क्या हुआ कि बाहर की जो फैक्ट्री आई वो देखिए विकसित देशों से स्पर्धा करने, हमारे देश के जो किसान थे वो समर्थ नहीं थे, असमर्थ थे, क्योंकि उन देशों में कृषि को सरकार की तरफ अत्यधिक सहायता मिल जाती थी। देखिए क्योंकि विदेशों में दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार में थे या फिर जो भी विदेश में जो भी किसान थे उनको अपने सरकार से ज़्यादा हेल्प मिलती थी, पर भारत में किसानों को ऐसी हेल्प नहीं मिल पाती थी। 1990 के दशक में कृषि व्यापार के कुछ नियमों में ढील दी गई, और 1990 के दशक में दोस्तों कृषि व्यापार के नियम में कुछ ढील दी गई जो 1991 के बाद भी लागू रही। इसी कारण किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। मतलब भारत में क्या उस वक्त कुछ रूल बनाए थे शायद, तो जिससे किसान को यहाँ लॉस हो रहा था। तो फिर 1991 के यहाँ पर 1990 के दशक में इसको छूट मिली और 1991 के बाद भी ये जारी रही, तो किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी उसको टक्कर देने का मौका मिला, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, देखिए भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का क्या हुआ कि वैश्वीकरण आने से भारतीय किसानों को यहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, प्रतिस्पर्धा करना पड़ा विदेशी कंपनियों से, विदेशी किसानों से, और जो वहाँ पर सटीक नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि भारतीय किसानों को सरकार की तरफ से उस तरह से सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी जैसे कि विदेशी किसानों को हो रही थी, ठीक है। बहुत सारे प्रतिबंध थे भारतीय किसानों पर, तब पर विदेशी किसानों पर नहीं थे, तो जिस कारण विदेशी किसान आराम से सस्ता में माल बेच देते होंगे और भारतीय किसान वो नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका घाटा हो रहा था। लेकिन जब वैश्वीकरण को समाप्त यहाँ पर क्या हुआ कि 1990 के दशक में कृषि व्यापार के कुछ नियम में जो था भारत में वो ढील दिया गया, तो फिर यहाँ पर किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा करने का मौका मिला। अगला सवाल है, एक पेय फसल का नाम बताया तथा उसको उगाने के लिए अनुकूलन भौगोलिक स्थितियों का विवरण दे। या सवाल इस रूप में भी रह सकता है क्या कि भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ऐसा भी रह सकता है। पेय फसल मतलब क्या, चाय, कॉफी, ये सारा चीज़ हो गया। तो चाय वाला इंपॉर्टेंट दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए चाय की खेती प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है?
असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में चाय की खेती की जाती है। इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है? पहला नंबर क्या देखिए, इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। क्या कि चावल की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी चाहिए और ढालू भूमि होनी चाहिए। आगे देखिए क्या है, इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होता है और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। तो ये दोस्तों चावल की खेती के लिए सभी चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 20 से 30 डिग्री तापमान चाहिए और 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बस ये मेन है। और लेटराइट मिट्टी चाहिए इसके लिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कर। दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पिछले कई बार वर्षों में, तो ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता क्या है, इसमें अंतर क्या होगा? तो एक तरफ दोस्तों आप लोग लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक तरफ लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्योंकि यहाँ पर उस तरह नहीं हुआ तो मैंने ऊपर में लिख दिया और नीचे अलग अलग करके लिख दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत को देख लेते हैं। क्या कि जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य ऊर्जा की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखिए, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य ऊर्जा की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, यहाँ पर कॉमा देकर लिख सकते हैं, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखिएगा, ठीक है, लंबे समय से मतलब क्या, जो पुराने समय से हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी जलाना, फिर मतलब जो हम लोग पुराना पारंपरिक तौर पर जो पहले यूज़ करते थे। इन स्रोतों का भंडारण निम्नलिखित सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जब मान लीजिए लकड़ी क्या और अनवीकरणीय है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। कोयला क्या है, अनवीकरणीय, जल्दी समाप्त हो जाएगा। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। अब लकड़ी जलाओगे, कोयला जलाओगे तो प्रदूषण नहीं होगा, धुआं निकलेगा ना। कोयला जैसे क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं ये सारे। अब अगर गैर परंपरागत की बात करें दोस्तों तो क्या है देखिए वहाँ पर कि जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में ही करने लगा है। मतलब क्या, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उपयोग अब नहीं कर रहा, उसके जगह पर किसी और को कर रहा है। किसको कर रहा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को क्या कर रहा है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, ये सारी। तो ये चीज़ का करता है तो उसे करने लगा है। अगला पॉइंट क्या है, इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये असीमित भंडार में। सौर ऊर्जा क्या असीमित है, पवन ऊर्जा असीमित है, तो इसलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। और अगला पॉइंट है कि इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं दोस्तों। एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ज्यादा क्वेश्चन मत डालिए। देखिए जितना हो सके अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए मेरा क्या, मैं नहीं डालूंगा इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे मदद, इसमें काफी ज्यादा मुझे सर्च करना पड़ता है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कौन पड़ा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ी हम ले आए, मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चेक किया है कौन कितना बार पूछा गया, उसके हिसाब से क्वेश्चन ला रहा हूँ। और ऊपर से मेन प्रॉब्लम क्या होता है, सिलेबस दोस्तों। आप लोग जब पढ़ने जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, उसमें बहुत सारा ऐसा है कि सिलेबस वो काटा हुआ थोड़े है प्रीवियस ईयर में, तो सिलेबस वहाँ पर जान के फिर देखना पड़ता है। तो भारत में कोयले के वितरण का वर्णन करना बोला है, तो देखिए भारत में कोयले का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। भारत में कोयले दो मुख्य भूगर्भीय युगों, क्या दो मुख्य भूगर्भीय युगों के शैलक्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना में निक्षेप जिसकी आयु 200 लाख वर्ष है, कि 200 लाख वर्ष से भी अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो कि लगभग 95 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। दो भूगर्भीय युगों के शैल के क्रम में पाया जाता है। पहला गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी। गोंडवाना वाला 200 लाख पुराना है और टर्शियरी वाला 55 लाख पुराना है। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया जो हम लोग के पास में ही है झरिया, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, रानीगंज भी जानते होंगे, बोकारो भी जानते होंगे, इन सभी में स्थित है ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, ठीक है। तो जो गोंडवाना वाला दोस्तों तो है कोयला, वो हम लोग के एरिया में पाया जाता है, धनबाद, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सारा चीज़ जगहों में। अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, गोदावरी, महानदी, सोना और वर्धा नदी घाटियों में भी इस प्रकार के कोयले के जमाव पाए जाते हैं। और अगला टर्शियरी कोयला के निक्षेप उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। टर्शियरी कहाँ पाया जाता है? टर्शियरी कोयला पाया जाता है उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मेघालय में, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। कोयला सूल पदार्थ का है, इसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है, और इसका प्रयोग करोगे तो ये कोयला हल्का हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिसका प्रयोग करने इसका भार घट जाता है क्योंकि हल्का हो जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछ सकता है कि चाय की खेती के लिए आप उपयुक्त भौगोलिक अवस्था का वर्णन करें,
तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग, और जितना से बताया उसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ एक मॉडल पेपर का निचोड़ मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे 40+40 लाऊं, तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं ला दूंगा रात तक या कल रात तक ही ला दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो चलिए देख लेता हूँ जो भी होता है, और पढ़िए पढ़िए अच्छा से, अभी वक्त है पढ़ने का, कल तक आराम से पढ़ो, उसके बाद तो एग्जाम होगा, फिर आप लोग धमाका मचाओगे, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।